हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग 10 वीडियो देख चुके हैं आपको, और एक छोटी सी मिस्टेक थी जो मैंने वीडियो नंबर 9 के बाद आप लोगों को नोट्स भेजे थे। उसमें एचसीएफ फाइंड करने के कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। उन एग्जाम्पल्स में से एग्जाम्पल नंबर जो 3 था एचसीएफ से रिलेटेड, उसमें लास्ट में एचसीएफ मैंने लिखा था 2 पावर 4 = 4। वहाँ पर एक्चुअल में 2 पावर 4 नहीं 2 पावर 2 आएगा। तो ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर 3 उसमें जो भी था उसमें 2 पावर 2 उनकी लिस्ट पावर्स थी, इसलिए 2 पावर 2 वो मैंने आपको भेज भी दिया है। वैसे एक बार और चेक कर लेना। अब हम लोग वीडियो नंबर 10 में एक्सरसाइज शुरू कर चुके थे 1.2, और उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम लोग कर चुके हैं। एक्सरसाइज भी आपके पास है, क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे ना। आज उसके ख़त्म करेंगे उस एक्सरसाइज को। 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप भी पढ़ना, मैं भी पढ़ रहा हूँ। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल 9, यानी इसने क्या कहा, दो नंबर हैं, दो में से एक को हम फर्स्ट कहते हैं, दूसरे को सेकंड, और उनका HCF 9 है। और हमसे कहा फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर, यानी हमको क्या क्या दे रखा है, हमको उसने दे रखा है फर्स्ट नंबर जो उसने दिया है 306, सेकंड नंबर जो उसने हमें दिया है 357, और साथ में दिया है उनका HCF जो है 9, और हमें निकालना है LCM। याद करो इन चारों का रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। इसमें से हमें निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए हमने उस दिन फॉर्मूला बनाया था, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन देयर HCF। फर्स्ट नंबर 306 इनटू सेकंड नंबर 657 अपॉन HCF 9 से कोई भी नंबर 9 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, किसी भी एक को कर देते हैं। 9 7 या 63, कितना बचा 227, 9 3 या 27, यानी 306 इंटू 73। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा इनका LCM। और आप मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। मल्टीप्लाई आएगा 22338। आप मल्टीप्लाई करना, चेक करना, 22338। ये एक एग्जाम्पल है एक्चुअल में। इस तरह से अपन एलसीएम देते हैं तो एलसीएम निकाल सकते हैं, और एचसीएफ एलसीएम को कोई एक नंबर दे देता तो अपन सेकंड नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 समझने का है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, बात है समझने की। और वो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मैं पहले पढ़ के सुनाऊं, तो उसका मीनिंग समझाएंगे, और फिर क्या लिखना है वो सिखाएंगे कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक 6 पावर n। क्वेश्चन नंबर 5, चेक 6 पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मीनिंग क्या है, किस n की जगह आप कुछ भी लिखो, कोई भी नेचुरल नंबर, यानी कहने का मतलब जैसे 6 पावर 1, 6 पावर 2, 6 पावर 3, 6 पावर 4, या और कोई भी एनी नेचुरल। और जब इन्हें सॉल्व करें तो जैसे 6 पावर 1 को सॉल्व करते हैं तो 6 आता है, 6 पावर 2 को सॉल्व करते हैं तो 36 आता है, 6 पावर 3 को सॉल्व करते हैं तो 216 आता है। ऐसे और भी सॉल्व करें तो उसने कहा क्या कभी ऐसा होगा क्या कि उसका एंड का मतलब उसकी जो यूनिट डिजिट है ये, उसकी वैल्यू कभी 0 आएगी। यूनिट डिजिट की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या, कभी वो नंबर कुछ इस तरह से बनेगा क्या, जैसे 150, 2350 या 2730
या 62500 यानी यूनिट प्लेस पर कभी 0 आएगा क्या? आंसर तो एक वर्ड का है कि आएगा या नहीं आएगा, यानी यस और नो। लेकिन क्यों आएगा तो क्यों नहीं, नहीं आएगा तो क्यों नहीं। अब यदि अपन केवल यस और नो ही लिखते हैं तो यस और नो लिखेंगे तो अपने को दो में से आधा नंबर मिलेगा, लेकिन अपने को देना है रीजन। अब मीनिंग समझना कि जीरो कब आता है। तुम्हें पता है जीरो आने का मतलब क्या है? जीरो आने का मीनिंग है कि जीरो लास्ट में केवल उसी नंबर में आता है जो नंबर 10 की टेबल में आता है। 10 की टेबल यानी जो 10 का मल्टीपल होता है, यानी हर वो नंबर जो 10 की टेबल में आता है, यानी जिसका जो 10 का मल्टीपल होता है, उसी की आखिरी डिजिट यानी यूनिट डिजिट जीरो होती है। आप कहोगे सर झूठ, 20 में भी तो आता है जीरो, बिल्कुल सही बात। 200 में भी तो आता है, बिल्कुल सही बात। तुम्हें पता है 20 हो या 200 हो, वो सब 10 के मल्टीपल ही हैं। यानी कुल मिलाकर हर वो नंबर जो 10 का मल्टीपल होगा, 10 का मल्टीपल यानी 10 की टेबल में आने वाला। अब 10 की टेबल में आने के लिए 10 के यदि अपन फैक्टर करें तो उसमें 2 और 5 होना चाहिए। मीन्स जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार, कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आएगा तो वो 10 बनाएगा, और वो 10 बनाएगा तो उसकी यूनिट प्लेस ऑलवेज 0 होगी। यानी सिंपल बात, जो भी नंबर 10 की टेबल में आता है उसका एंड हमेशा 0 से होता है। और 10 की टेबल में आने का मतलब वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार 2 और एक बार 5 कम से कम होना चाहिए। 2 टाइम 2 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 टाइम 5 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम एक 2 और एक 5 होना ही चाहिए। अब इसमें क्या है, जब अपन 3 के फैक्टर करते हैं तो 6 के फैक्टर करते हैं तो 6 के फैक्टर होते हैं 3 × 2 होल पावर n तो है। चेक करो, 6 के फैक्टर में 2 तो आता है, लेकिन 6 के फैक्टर में 5 नहीं आता। इसका मतलब ये जो 6 है, ये 6 10 का मल्टीपल नहीं है, और 6 यदि 10 का मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब इसका एंड कभी भी 0 से नहीं होगा, क्योंकि 0 से एंड उसी का होता है जो 10 का मल्टीपल होता है। यानी उसके प्राइम फैक्टर में 1 टाइम 2 एंड 1 टाइम 5 होना ही चाहिए। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है, क्या कभी 6 पावर n, जहां n की जगह पर कुछ भी लिखें, कोई भी नंबर, क्या उसका एंड कभी 0 से होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो आंसर तो सिर्फ है नो। लेकिन इसका रीजन क्या है मैं बोल रहा हूं, ढंग से समझना और नोट कर सकते हो। क्यों नहीं होगा उसका रीजन, क्योंकि क्योंकि जो भी नंबर 0 से एंड होता है उसको 10 का मल्टीपल होना पड़ेगा, और 10 का मल्टीपल होना पड़ेगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 1 टाइम 2 और 1 टाइम 5 एटलीस्ट होना ही चाहिए। और यहां पर 2 तो आता है लेकिन क्या नहीं आता? 5। इसका मतलब इसका एंड कभी भी 0 से नहीं होगा। नो, 6 power n never ends with the digit 0 for any natural number n, because the number ends with the digit 0 must be multiple of 10 and its prime factorization contain 2 and 5 at least once, यानी कम से कम एक बार 2 and 5 होना चाहिए। बट 6 नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर, क्योंकि 6 में क्या नहीं आता? 5। इसलिए इसका आंसर कभी भी 0 से, या इसकी डिजिट में कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। अब ये मैंने बोल दिया। इस एक्सरसाइज के लास्ट में आपको एक्सरसाइज के पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे, उसमें आपको ये पूरी चीज लिखी हुई। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। सिंपल बात, क्वेश्चन ये था कि 6 पावर n, जहां n की जगह हम कोई भी नंबर लिखें, क्या उसका एंड यानी उसकी यूनिट प्लेस पर कभी 0 आएगा क्या? उसका जवाब है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस पर 0 होने का मतलब है कि वो 10 की टेबल का
का नंबर होना चाहिए, और 10 की टेबल का होने का मतलब वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और 10 का मल्टीपल होने का मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स में 1 टाइम 2 एंड 1 टाइम 5 एटलीस्ट, यानी कम से कम एक बार जरूरी है। 6 वाले में क्योंकि 3 तो है, 2 है, लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए इसका एंड कभी भी 0 से नहीं होगा। इसकी जो आंसर है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो आपको एक्सरसाइज खत्म होने के बाद जब नोट्स मिलेंगे तब आपको मिल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 पार्ट है, मैं दोनों पार्ट लिखाऊं और एक को समझाएंगे। 2 पार्ट है। 6th है, एक्सप्लेन वाई। फर्स्ट पार्ट, 7 into 11 into 13 plus 13, एंड सेकेंड पार्ट वो भी यहां लिखा हूं, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर द कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन का मीनिंग समझना, क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वाई द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, अलग अलग क्वेश्चन, आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब इनका जो सॉल्यूशन है वो कंपोजिट है। प्रूव करो कैसे? कंपोजिट यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी जिन्हें हम 1 इंटू, जैसे 7 को अपन केवल 1 इंटू 7 लिख सकते हैं तो ये कंपोजिट नहीं है। लेकिन जैसे 12 को अपन बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, तो 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। यानी 12 के 2 से ज्यादा फैक्टर। आपको कैसे सर? 1 भी एक फैक्टर है उसका, 12 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 3 भी है, 4 भी है, बहुत सारे हैं। तो कंपोजिट इनको कहते हैं। तो कह रहा है कि ये कंपोजिट क्यों है, ये प्रूव करो। अब उसको प्रूव करने का तरीका, अभी केवल फर्स्ट को देखना, सेकंड वाला अपन बाद में देखेंगे। फर्स्ट वाला, अब 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम लोग पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें प्लस 13 करें, फिर उसका जो आंसर आए उसके फैक्टर करें। यदि उसके फैक्टर हो जाए प्राइम फैक्टर तो वो कंपोजिट है, अदरवाइज वो नहीं। ये तो छोटे बच्चों का मेथड है। बड़े बच्चों का मेथड कहते हैं कि बिना फैक्टर किए और बिना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए। कैसे? इसका सॉल्यूशन ढंग से सीखना। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, आपके पास है x y z प्लस z, आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, क्या? z। आगे क्या बचा? x एंड y, z आपने निकाल दिया, प्लस पीछे से z निकाल दिया तो 1। सेम ऐसे इधर देखो, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, ये प्लस है, इसमें से क्या कॉमन आ गया? 13। ब्रैकेट में क्या बचा? 7 into 11 प्लस 13, तो ये 13 हमने निकाला, सॉरी 13 है प्लस 1, क्योंकि पीछे से हमने 13 निकाला। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा 13 ब्रैकेट 77 प्लस 1, यानी 13 into 78। देखो इसका सॉल्यूशन जो भी रहा होगा, उसको हमने लिख दिया कि और 2 नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म है। और ऐसे नंबर जिनको हम 1 और खुद के अलावा किन्हीं और के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, इसका मतलब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। आपको भी कैसे? बिल्कुल सही, 7 के 2 ही होते हैं, 1 into 7, लेकिन 12 के मैंने एग्जाम्पल दिए थे। इसका मतलब है कि ये जो भी नंबर है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? सो द गिवन नंबर है मोर देन 2 factors, therefore it is composite number। आप वो सर आपने तो 2 का ही प्रोडक्ट निकाला, फिर मोर देन 2 कैसे हुए? ढंग से देखो, मोर देन 2 कैसे हुए? 1 तो इसका फैक्टर है ही, सबका होता है, ये जो भी सॉल्यूशन आएगा वो तो उसका फैक्टर है ही, और 2 हमने लिख दिया, 13 है, 78 है, तो जानते हैं तो 78 की और कर सकते हैं,
इसका मतलब 2 से ज्यादा है। और जो भी नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। सेम ये चीज यहाँ अप्लाई करो। मैंने बताया 2 तरीके, बच्चों वाला पहले सबको मल्टीप्लाई करके 5 प्लस करें फिर उनके फैक्टर करें, फैक्टर हो जाए तो कंपोजिट है, नहीं हो तो नहीं है। हम कर रहे हैं थोड़ा बड़ा, बिना डिवाइड किए, बिना फैक्टर किए। तो देखो इनमें से 5 दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन, क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस पीछे बचा 1। इन सबको करें मल्टीप्लाई, 5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42 इंटू 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस 1। तो 5 इंटू इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 24 2 जा 48 carry 4, 24 4 जा 24 4 जा 96, 96 और कितना था 96 और 4, 96 और 4 का मतलब हो गया 100 प्लस 1, यानी कुल मिलाकर आया 5 इंटू 1009। देखो इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा उसको हमने लिखा 5 इंटू 1009, यानी इसके 2 से ज्यादा फैक्टर। आप कहोगे सर 2 ही है फिर 2 से ज्यादा कैसे बोलते हो? देखो 2 तो 1 तो था ही, खुद तो होगा ही होगा, इसके अलावा 5 भी एक फैक्टर है, 1009 भी फैक्टर है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है या ये जो भी नंबर है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। सो सेम वही है, सो द गिवन नंबर है more than 2 factors, therefore it is composite number। ये तरीका है बड़े बच्चों का। छोटे बच्चों का मैंने बताया, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसमें 30 प्लस कर देते हैं और फिर उसके इस तरह से फैक्टर कर देते हैं। और तुम जानते हो इस तरह से फैक्टर किसके होते हैं, वही होते हैं जो कंपोजिट होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ढंग से पढ़ना क्योंकि उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम है एलसीएम पर बेस्ड। आप उसको ढंग से करोगे तो बात समझ में आएगी कि अपने को क्या फाइंड करना है। एक वर्ड प्रॉब्लम पहले भी आई थी जिसमें हमने एचसीएफ फाइंड किया था। देखें इसको पढ़ते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम क्या है। सिंपल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज फाइंड करनी है, एचसीएफ या एलसीएम। सिंपल बात, जब भी आपको लगे कि इसे सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए, यानी हमें फाइंड करना है एचसीएफ, डिवाइड करने वाला फैक्टर, सबसे बड़ा, हाईएस्ट, सबका कॉमन। और जब भी हमें लगे कि हमको डिवाइड होने वाला चाहिए तो डिवाइड होने वालों में कॉमन चाहिए और कॉमन में भी लिस्ट वाला चाहिए। तो समझ जाओ, लिस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी सबका, और डिवाइड होने वाला यानी मल्टीपल। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं 7th वाला। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 minutes to drive 1 round of the field and while Ravi take 12 minutes for the same। एक सर्कुलर फील्ड है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक सर्कुलर फील्ड है और 2 लोग हैं, एक का नाम सोनिया है, एक का नाम रवि। वो दोनों रवि यानी सोनिया 18 मिनट में राउंड कंप्लीट करती है पूरा, और रवि इस राउंड को कितने 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है। आगे बढ़ो। सपोज दे बोथ स्टार्ट विद द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, जस्ट सपोज करो। एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर शुरू होते हैं, यानी दोनों यहां से चलना शुरू करते हैं और एक ही टाइम पर शुरू करते हैं। एंड दोनों एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों जाते भी एक ही डायरेक्शन में। तो सवाल है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स
विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सवाल क्या पूछ रहा है कि अगली बार वो कब वापस यहीं पर मिलेंगे। यानी सोनिया ने भी चलना शुरू किया, रवि ने भी यहीं से चलना शुरू किया, दोनों एक ही तरफ गए, दोनों ने सेम समय पर चलना शुरू किया, तो वापस वो यहाँ पर दोबारा कब मिलेंगे। दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ कि पहली बार तब मिले थे जब वो शुरू हुए थे। यानी क्या होगा, देखो जब एक राउंड पूरा होगा तो क्या होगा, एक राउंड पूरा होगा तो रवि तो वो राउंड 12 मिनट में कंप्लीट करके यहाँ आ जाएगा और सोनिया तब तक केवल यहीं पहुंचेगी क्योंकि वो 18 मिनट में यहाँ होती है। तो जब वो कंटिन्यू ऐसे चलते रहेंगे तो एक बार फिर मौका आएगा कि वो फिर यहाँ पर इकट्ठे होंगे। वो बताना हमको अगली बार कब ऐसा होगा। ऐसा मौका बार बार आएगा, लेकिन उसने पूछा अगली बार। अगली बार मतलब मिनिमम कितने समय के बाद वो मिलेंगे। मिनिमम यानी लिस्ट, दोनों का सेम यानी कॉमन, और वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों से डिवाइड भी होना चाहिए। डिवाइड यानी वो इनका मल्टीपल, मींस हमें निकालना है इनका एलसीएम। जो इनका एलसीएम आएगा वो टाइम होगा जब वो दोनों दोबारा यहाँ पर मिलेंगे। एलसीएम, केवल एलसीएम निकालना है, और केवल एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको सिखाया था छोटे बच्चों वाला मेथड। 2 से होगा 9, 6, 2 से 3, सॉरी 2 से 9 होता नहीं है, ये 3, फिर 3 से 3, 1, 3 से 1, 1, यानी कुल मिलाकर एलसीएम आया कितना, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, 4 इंटू 9 मीन्स 36। यानी इन दोनों से कॉमनली डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर 36 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन। आंसर लिखते हैं, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन। अब आप बोलोगे सर कैसे, बिल्कुल सिंपल बात। 36 मिनट के बाद क्या होगा, सोनिया जो 18 मिनट्स में राउंड कंप्लीट करती है कंटिन्यू चलती जाएगी, तो आफ्टर 36 मिनट्स उसके 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। यानी सोनिया कितने राउंड के बाद मिल जाएगी, सोनिया कंप्लीट कर लेगी 2 राउंड्स और कहां आ जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट। और रवि जो 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है 36 मिनट के बाद वो भी 3 राउंड कर लेगा, और वो भी कहां मिलेगा, रवि 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा, लेकिन दोनों वापस यहाँ। ये है या ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ समाप्त हो गई है। इस वीडियो के लास्ट में या इस वीडियो के साथ आपको पूरी एक्सरसाइज के 1.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पर जाकर हमारा चैप्टर फर्स्ट का पहला पार्ट खत्म होता है जो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर पर था। अब इसका दूसरा पार्ट होगा जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, 2 पार्ट हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर से रिलेटेड और दूसरा पार्ट है रेशनल नंबर से रिलेटेड। वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।